नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्टेन फैक्ट्स और डेटा के बारे में, जो कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस के एग्जामिनेशन के दौरान या आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त इन डेटा और फैक्ट्स को यूज़ करके आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट या वैलिडेट कर सकते हैं ताकि आपके आंसर्स को ज़्यादा वेटेज मिले कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार जब बजट पेश करती है तो टैक्सेशन, बोरोइंग, इनकम, एक्सपेंडिचर वगैरह से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें की गई हैं, जो सर्टेन टारगेट्स सेट किए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा। जो सर्टेन टारगेट सेट किए गए हैं वो कि ओवरऑल इकॉनमी $5 ट्रिलियन की 2024 तक होगी। ये एक टारगेट रखा गया है। इसी के लिए बहुत सारे प्लानिंग की जा रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान वगैरह बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, टारगेट एक रखा गया है कि $1 ट्रिलियन का ये सेक्टर तैयार किया जाएगा 2025 तक। इसके बाद अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मतलब आधारभूत संरचनाएं, जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, बिजली हो गई, तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 2040 तक $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और टारगेट है जो हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में जानते हैं। ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें 2020 से लेकर 2025 तक इन 5 सालों में 111 लाख करोड़ इंडियन करेंसी रुपीज़ को इन्वेस्ट करने की बात की गई है, ताकि जो 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। तो ये डेटा आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जीएस में भी और एसए में भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो दोस्तों, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है पहले ये समझते हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कहने का मतलब है कि टोटल पब्लिक डेब्ट जो सरकारों ने लिया, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने मिलकर जो टोटल पब्लिक डेब्ट लिया, और उसका रेशियो जीडीपी के मुकाबले क्या है। अगर ये रेशियो ज़्यादा रहता है तो देश को फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा हो जाती है, रीपेमेंट क्राइसिस हो जाती है, लोन नहीं चुकता हो पाते हैं। अभी जैसे हमारे पास जो डेटा है 2011-12 में ये 47.5% रहा है। ठीक है, 2018-19 में ये 45.7% रहा है। लेकिन अगर बात करें 2020-21 की अगर बात करें, 20-21 फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर 20-21 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 21, अगर इसकी बात करें तो हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो रहा है वो 58.8% रहा है। 58.8%। तो आपको जो डेटा इसमें से याद रहे, हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये डेटा को याद रखें। 58.8% 2020-21 में डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भारत का रहा है। देखिए, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को समझना पड़ेगा कि ये बेटर है या कम है या ज़्यादा है, कैसी पोजीशन है इंडिया की। देखिए, जब ये ज़्यादा होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर 77% से अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है तो आपकी इकॉनमी स्लो हो जाएगी। अगर 64% से 1% भी अगर आप डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है, एनुअली आपका ग्रोथ रेट 2% से स्लो हो जाएगा। अगर आप 77% से ज़्यादा अगर 1% भी बढ़ता है डेब्ट टू जीडीपी, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी इकॉनमी का जो ग्रोथ है वो 1.7% से कम हो जाएगा। देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री है और पुअर कंट्री हैं, इनके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और उसके इफेक्ट जो इकॉनमी में होते हैं उसमें बहुत ड्रास्टिक अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो कि दुनिया की सबसे ख़राब इकॉनमी वेनेजुएला हमको पता है कि कहाँ है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, जहाँ पे काफ़ी सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस और बहुत तरह की हाइपर इन्फ्लेशन की समस्याएं आ गई हैं। यहाँ पे जो इसका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये करीब है 350%। ये 2020-21 के जो डेटा कहते हैं 350%। ये सबसे वर्स्ट इकॉनमी। अभी रिसेंटली लेबनान भी इसकी तरफ बढ़ रहा है, वो 140%, 140% उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो गया है। लेकिन अगर बात करो डेवलप्ड इकॉनमी की, तो जापान का लेबनान या वेनेजुएला से कम नहीं है। जापान का भी कम से कम 233% है, 233%, और ये बढ़ रहा है। इसका पब्लिक डेब्ट बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यूएस की भी बात करो तो यूएस का करीब 106% के आसपास में है, 106% के आसपास में है। लेकिन भारत का बात करो तो भारत का कितना है, 58.8%। तो इसका मतलब जो
जो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो 77% से कम होना चाहिए तो आपकी इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, तो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने तो टारगेट दिया है कि 77% से मेरा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में मेरा ग्रोथ रेट सस्टेनेबल रहेगा। तो मेरा भारत का तो 58.8% है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत का तो डेवलपमेंट एक तरह से ब्राइट दिख रहा है, फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। लेकिन जापान और यूएस का जो 106% और 233% है, इसका क्या? तो ये लोग अपनी इकॉनमी को, इनकी इकॉनमी काफ़ी मजबूत है, इनका एक्सपोर्ट रेजिम काफ़ी मजबूत है, कंजम्पशन इनका काफ़ी है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इनका काफ़ी हाई रहता है, तो इसकी वजह से ये अपने डेब्ट को आसानी से रीपे कर पाएंगे। दूसरा, यूएस का ट्रेजरी बिल हर बहुत ही सॉलिड, यूएस डॉलर्स काफ़ी सॉलिड करेंसी है और यूएस ट्रेजरी बिल्स हर जगह है, तो जापान भी सबसे ज़्यादा यूएस ट्रेजरी बिल यूज़ करने वालों में से है। तो ये लोग यूएस ट्रेजरी बिल को भुना कर और अपना जितना भी डेब्ट है वो लोग दे देंगे, इसलिए वो कर्जा लेते रहते हैं। तो ये लोग गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ बोरोइंग को यूज़ करते हैं। ये लोग बोरोइंग लेते हैं घी खाने के लिए नहीं, अपना रीफाइनेंस करने के लिए कर्ज को ये बोरोइंग नहीं लेते हैं। ये लोग डेब्ट में इसलिए जाते हैं ताकि ये डेवलपमेंट की और कार्य कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, इकॉनमी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, काफ़ी डिटेल बात हो गई। चलिए इसके बाद बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो सबसे पहले जानो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो अगर पिछले जो भी बोरोइंग हमने ली है उसको एक्सक्लूड कर दें तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटा लेंगे, भारत सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल रिसिप्ट को घटा लेंगे और उसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बोरोइंग भी क्या हो गया, एक तरह से रिसिप्ट ही है, लेकिन उसमें हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटाएंगे तो क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो जो पहले के जो लेक्चर वीडियो है उनको जाकर देखेंगे तो मालूम चलेगा। तो 2021-22 में टारगेट रखा गया था 3% ऑफ जीडीपी, 2020-21 में टारगेट रखा गया था 3.5% ऑफ जीडीपी, लेकिन पैंडेमिक आ गया बीच में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना पड़ा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। हमको पता है 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज है, या फिर 6.94 लाख करोड़ का भी रिसेंटली सेकेंड वेव को टैकल करने के लिए जो पैकेज दिया गया। अब देखिए जो 9.5% का भी रियलाइजेशन हुआ है, बट 9.5% का ये टारगेट रखा गया था कि 9.5% पेंडेमिक की वजह से होगा, रियलाइजेशन नहीं हुआ है, सॉरी। अभी रियलाइजेशन जो एक्चुअल हुआ है वो 9.3% का हुआ है। तो जो करंट डेटा है कि 2020-21 का जो टारगेट सेट हुआ था वो 9.5% का टारगेट सेट हुआ था फिस्कल डेफिसिट का, लेकिन एक्चुअल जो रियलाइजेशन हुआ वो 9.3% का, वो मतलब 0.2% कम जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रहा जीडीपी के मुकाबले। इसके बाद 2021-22 का जो टारगेट है, तो अभी जो बजट बनाया गया है उस बजट में भारत सरकार ने जो टारगेट रखा है उसमें वो 6.8% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है। मतलब पिछले साल के तुलना में इस साल कम पब्लिक एक्सपेंडिचर भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये डेटा को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद समझो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कहने का मतलब क्या है कि नेशनल टैक्स रेवेन्यू जो किसी भी देश का जो टैक्स रेवेन्यू होता है, वो जो अगर वैल्यू में बात करें तो सपोज अगर किसी देश का टैक्स रेवेन्यू हुआ 10 रुपया और उसका जीडीपी है 100 रुपया, तो उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, अब पूछेंगे कि भैया ये टैक्स जीडीपी में टैक्सेशन कहाँ से आता है। तो हमको पता है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी एट एमपी अगर कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट प्राइस में क्या रहता है, टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूड रहती हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज इसमें इंक्लूड रहती हैं। तो अगर इसमें से टैक्सेस घटा लेंगे तो ये क्या किस पे आता है, फैक्टर कॉस्ट पे आता है। तो जीडीपी जो कैलकुलेट रियल में किया जाता है वो किस पे किया जाता है, जीडीपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस पे किया जाता है। इसके लिए टैक्सेशन का इफेक्ट तो जीडीपी पे पड़ता है। तो इसीलिए ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है। तो अगर न्यूज़पेपर में पढ़ने जाएंगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डेटा मिलेगा, और अलग अलग एजेंसीज में जाएंगे तो अलग अलग डेटा मिलेगा। तो इसमें एक जो कंसोलिडेट करके जो बात कही जा सकती है वो ये है कि जो ओवरऑल जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है भारत का, अगर मिला दें केंद्र सरकार का और अगर मिला दें राज्य सरकार का सबका, तो वो करीब करीब 77% हो रहा है। ठीक है, यानी स्टेट के टैक्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, सभी सारे टैक्सेस को मिला दें तो वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो करीब करीब कितना हो रहा है, 17% हो रहा है। ठीक है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम कहने जाएंगे तो आपको समझ में आया कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, और ये ओवरऑल 17% के आसपास में है। ठीक है, तो डेटा 0.16 पॉइंट समथिंग होगा या 17 पॉइंट समथिंग होगा तो लमसम याद रखेंगे, अप्रॉक्स 17% लिखेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि नहीं सेंट्रल टैक्स का जीडीपी रेशियो कितना है, तो वो 9.88% है। 9.88%। ये कौन सा है,
सेंट्रल टैक्सेशन जो हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है, उसका जो जीडीपी के अनुपात जो है वो 9.88% है, जो कि काफ़ी लो हो गया है, कम हो गया। अभी इसमें भी वर्ल्ड बैंक कुछ बात कहता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आपका जीडीपी टैक्स रेशियो अगर 15% से ज़्यादा है, 15% से अगर ज़्यादा है, तो आप अच्छी इकॉनमी में हैं, आपकी टैक्स बैलेंसी काफ़ी अच्छी है। टैक्स बैलेंसी क्या होती है, आप लोग अब इकोनॉमी के चैप्टर में पढ़ लेना, या पुराने जो वीडियोस होंगे उनमें आप देख लेना टैक्स बैलेंसी के बारे में, जो जहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन किए गए हैं वहाँ पे आपको जानकारी इसकी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करो, इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे जैसे ब्राज़ील हो गया, जैसे रसिया हो गया, तो वहाँ पे 21% अभी चल रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। लेकिन अगर वही बात करो आप ओईसीडी कंट्रीज़ की, तो वो 34% चल रहा है, 34। अगर इसके बाद अगर आप यूएस की बात करो, सब जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उसमें अगर आप यूएस की बात करते हो, तो यूएस का अभी चल रहा है 24.5%, 24.5%। तो आप कहोगे तो ये तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम का अंतर है, ये मुश्किल से 7 पॉइंट का अंतर है। तो 7% इकॉनमी अगर खरबों में है तो 7% भी अरबों में होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी तरह अगर आप बात करो किसकी, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करो, यूरोपियन यूनियन की, तो इनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई रहता है। ओईसीडी के मैक्सिमम कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के हैं। तो जैसे फ्रांस, तो फ्रांस का सबसे ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। फ्रांस का कितना है, ये 46.2%, 46.2%। ठीक है, डेनमार्क का 46% है, बेल्जियम का 44.6% है, स्वीडन का 44% है। तो यूरोपियन यूनियन में इस तरह से है। अगर आप यूरोपियन यूनियन को ओवरऑल अगर आप निकालेंगे, तो यूरोपियन यूनियन का टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 41.4%। ठीक है, चूंकि ओईसीडी में बहुत से नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाते हैं, इसके लिए वो थोड़ा सा कम हो गया है। यूरोपियन यूनियन का ओवरऑल 41.4% है। इसके अलावा एक चीज़ देखना ये है कि जो साउथ पैसिफिक, एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, इसमें अदर अलग अलग कंट्रीज़ का क्या टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। तो फॉर एग्जांपल 11.9% अभी इंडोनेशिया का चल रहा है, इंडोनेशिया का। ठीक है, और नाराऊ छोटा सा द्वीप है, उसका चल रहा है 35.4%, 35.4% चल रहा है नाराऊ कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। एशिया में एक कंट्री है जिसको कहते हैं कतर का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 1.4% है, और वो काफ़ी रिच कंट्री माना जाता है। इनकी जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ टैक्सेशन काफ़ी कम है, 1.4% ही टैक्सेशन है। सवाल उठता है कि वो इतने रिच क्यों है। रिच होने के और भी बहुत सारे कारण, उनके जीडीपी आगे बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स की। डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, तो मैं क्या करूँगा, कहूँगा कि अगर मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 1 बीघा ज़मीन बेच देता हूँ, उसका कुछ पैसा आएगा तो उससे कुछ अपना काम कर लूँगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हेल्थ वगैरह की बातचीत मैं खर्चे कर लूँगा, परिवार को अच्छे से संभाल लूँगा। वैसे ही सरकार कर रही है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो थोड़ा सा कम ही है, और दूसरा इकॉनमी काफ़ी रिसेशन में पेंडेमिक की वजह से चला ही गया है। तो इसकी वजह से भारत सरकार क्या कर रही है कि हम अपने जो भी पीएसयू में पैसे लगे हुए हैं, शेयर्स लगे हुए हैं, उनको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को निकालेंगे। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये एक पीएसयू है, तो इसमें से इतना मेरा शेयर था, उसमें से मैंने इतना शेयर निकाल दिया, तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये एक दूसरा कंपनी है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरा कोई चीज़ है, इस पैसे को निकाल कर अगर मैं इसमें कर देता हूँ तो ये डाइवेस्टमेंट कहलाता है, डाइवेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी टारगेट क्या रखा गया, 2019-20, ये इसका 2019-20 में टारगेट था 65,000 करोड़, 2020-21 में टारगेट हो गया 2.1 लाख करोड़, और 2021-22 का जो रिसेंट टारगेट है वो थोड़ा सा कम रखा गया है, 1.75 लाख करोड़। अब ये 1.75 कम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये टारगेट रखे तो जाते हैं लेकिन ये अचीव नहीं होते हैं। अचीव क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंस्टेंट्स हैं। जैसे सिक कंपनी है, उसको कौन खरीदेगा, एयर इंडिया को कोई खरीदने वाला ही नहीं है। बहुत सारे रेड टेपेज में अगर कोई बात होती है तो कहने का मतलब क्या, बहुत सारे नियम कानून कायदे रूल रेगुलेशन वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि उनको फॉलो करने में आदमी समझता है कि यार इससे अच्छा है कि एक नया बिजनेस चालू कर लो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये डिसइन्वेस्टमेंट का थोड़ा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको हमको पढ़ना है, वो है जीडीपी, कि भाई जीडीपी का क्या आज के डेट में क्या सिचुएशन चल रहा है। तो जीडीपी की बात करो तो जीडीपी जैसे 2020-21 में जो डेटा आया है वो कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 7.3% से,
दिसंबर 2020 में 4 दिसंबर 2020 को आरबीआई ने कहा कि इसको रिवीजन करते हैं, 7.3% से नहीं, ये 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, मैंने कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूछेगा तो हम 7.3% टू 7.5% लिख सकते हैं। अगर आरबीआई को स्पेसिफिकली कोट करेंगे तो 7.5% लिखेंगे कि उससे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इसके बाद 2021-22 का जो टारगेट रखा गया है, जो आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि 5 जून 2021 को आरबीआई ने इसको प्रेडिक्ट किया है कि जीडीपी अपना 9.5% रहेगा 2021-22 में, ठीक है। तो ये 9.5% का ग्रोथ रहेगा, ऐसा आरबीआई कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फ्यूचर अभी ब्राइट है। तो ये सारे जितने भी हमारे करीब करीब 6 जो हेडिंग्स थे, इन 6 हेडिंग्स में हमने लगभग जो जितने भी डेटा अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा समझ में आए वो हमने आपके सामने रखा। आप इसको जुडिशली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जिस तरह से आप इसको यूज़ कर पाएँ, ऐसे में यूज़ कर पाएँ, जीएस में यूज़ कर पाएँ, आप इसको यूज़ करें। आप आई होप कि ये डेटा आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि इसमें अगर और कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो वो इम्प्रूवमेंट करके मैं आपके सामने इन फैक्ट्स को सामने रख सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के रेलेवेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।